सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, बस मन को बहलाने के लिए गाली वे ख्याल अच्छा है। सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, मन को बहलाने के लिए गाली वे ख्याल अच्छा है। ये ख्याल मेरे मन में इसलिए आया कि आज अखबार के पन्नों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का बिहार दौरा को लेकर बहुत सारे खबर छपे हुए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर बिहार के आमजन से मिल लिए। ये कितनी बड़ी खबर है, ये सुनकर आपको खेद हो रहा होगा। लगता है मुझे कि जब आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे तब आपको शायद समझ में आएगा कि बिहार के लिए किन किन लोगों ने प्रोटोकॉल को तोड़ा है। अब जरा सबसे पहला नाम बता देता हूं मैं आपको, भगवान बुद्ध का, जिन्होंने नेपाल के लुबनीवन से अपना राजपाट काट सब छोड़ करके बिहार आए और बिहार में आकर के ज्ञान प्राप्त किए और यहाँ से पूरे दुनिया को ज्ञान दिया उन्होंने। फिर हम बात कर लेते हैं गुरु नानक देव जी का, उनके यात्रा में भी बिहार आता है। उसके बाद सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु, जो कि अपने आप में एक आदि पुरुष हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका कि जन्मस्थली बिहार है, उन्होंने भी प्रोटोकॉल तोड़ा। उनके माता जी ने यहीं पर उनकी लालन पालन के 5 साल की उम्र तक वो बिहार में रहे, उन्होंने भी प्रोटोकॉल तोड़ा। अब बात कर लेते हैं हम महावीर जी की। महावीर जी भी इसी वैशाली से अपना सर्वोच्च निछावर किए। तो अब आप जरा सोचिए कि आदिकाल से लोग बिहार के लिए बिहार आते रहे हैं और प्रोटोकॉल को तोड़ते रहे हैं, लेकिन इन प्रोटोकॉल को तोड़ने में बिहार को क्या मिला, वो जरा बताएंगे कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं बताएंगे। बिहार की दशा और दुर्दशा को सिर्फ प्रदर्शित करने मात्र से आपको जेल हो सकती है, ऐसे बिहार के लिए काहे बताएंगे? अब बताना भी क्या जरूरी है? बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, बीमार बना के रखा गया है शासन प्रशासन और दुशासन के द्वारा, जो हमेशा से इस बिहार का चीरहरण करते आ रहे हैं। लोकतंत्र का सुंदर मुखौटा तो बना रखे हैं, उसके मुताबिक सर्वस्व है हमारे बिहार में। हम बिहार के वो धरोहर हैं जिसके लिए मगध महिमा गाते गाते हम थकते नहीं हैं। विरासत हमारी नालंदा विश्वविद्यालय, उसके खंडहर जाकर देखिए, गौरवान्वित करने वाले लोग वहां भी मिलेंगे आपको। या फिर हमारे झंडे यहां से ईरान तक झूलते थे अशोक काल के, उस बात पर भी चर्चा कर लीजिएगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप चले जाएंगे कोसी क्षेत्र में, जहां लगेगा कि लोग अपने आप को क्षुब्ध महसूस करेंगे, अरे भैया ये फर्क किया है, तोदरमल ने फर्क समझ लिया, सरकार भी आज तक फर्क करते आ रही है, वहां बस चलने के लिए नाव ही है, बाकी समय में आप चलिए नहीं, क्या कि रोड बनेगा तो टूट जाएगा और सरकार पुल बना करके बना नहीं सकती है, उतना हैसियतें नहीं है। इनका हैसियत है कि ये चलेंगे दिल्ली की तरफ, वो हैसियत तो है नहीं। लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का ये व्यवहार बिहार के लोगों को इतना भाव विह्वल किया जिसका वर्णन करना मुश्किल है। क्योंकि सांस्कृतिक का धरोहर बिहार, जिस बिहार में आने वाले तमाम लोगों को अतिथि देवो भव के साथ शायद ईश्वरीय सम्मान दिया जाता है, उन लोगों को जो लोग की किसी भी दशा या दुर्दशा में बिहार आते हैं। गांधी बाबा भी आए थे, महात्मा की उपाधि शायद बिहार आने से ही मिली उनको। लेकिन बिहार को क्या मिला? तमाम उस सत्याग्रहों पर जाइए, उन स्थलों पर जाइए, क्या वो धरोहर सुरक्षित है? क्या वो धरोहर सुरक्षित है या फिर वहां चंद रुपये वसूलने वाले लोग आपको उन समय संग्रहे गए तमाम चीजों का दर्शन मात्र भी नहीं करने देंगे? तो आप समझिए आप क्या पाए, आप क्या पा रहे हैं। और फिर ये हमारे भाई बंधु लोग जिन्हें ईश्वरीय वरदान माता सरस्वती की कृपा से लिखने का बोलने का जो कला मिला है, इसका उपयोग किस तरह करते हैं, अंत में मैं अपनी एक छोटी सी काव्य पाठ के साथ सुना जाता हूं। जो वेदना का कई पाठ है, लेकिन जो वास्तविक वेदना है उसको हम लिखते रहेंगे। आज हमारा कलम किस तरह से दरबारी हो गया, इस पे बड़ा खेद है मुझे। मैं उसी बिहार बेगूसराय की धरती से हूं जहां राष्ट्रकवि दिनकर थे, जिन्होंने लोहे का मर्द लिखा, जिन्होंने खूब ऊंचे स्वर में कहा कि मर्द माना पर विजय का तुर्ज हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूरज हूं। अरे दिनकर जी, आप सूरज तो थे, हमारे सूरज अभी भी हैं, लेकिन पढ़ने और लिखने के लिए मात्र। लेकिन यहाँ जो लोग हैं, उन लोगों की क्या दशा और दुर्दशा है, खासकर पिछले 30-32 साल के सरकार की, ये तो उन तमाम सूरज को मिटा देना चाहते हैं। तो आज कलमकारों के लिए, शायद उन कलमकारों के लिए जिनमें हिम्मत हो, लेकिन भैया मेरे अपने कलम को अपने घर में रखिएगा, नहीं तो हमारी तरह आपको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए वेदना है, जाओ कलम शयन कक्ष में तुम नहीं लिख पाओगे, जाओ कलम शयन कक्ष में तुम नहीं लिख पाओगे। जन जन वेदना चीख रही है, जन जन वेदना चीख रही है, इतना कैसे सुन पाओगे?
जाओ कलम शयन कक्ष में, तुम नहीं लिख पाओगे। जन जन वेदना चीख रही है, इतना कैसे सुन पाओगे। रोटी रोटी चीख रहे थे, जो रोटी रोटी चीख रहे थे, बोटी बोटी नोच रहे। जो रोटी रोटी चीख रहे थे, बोटी बोटी नोच रहे थे। स्वांग धरे हैं जनगण का, स्वांग धरे हैं जनगण का, खून से लथपथ राह करे। स्वांग धरे हैं जनगण का और खून से लथपथ राह करे। रुधे गले को समझ न सकोगे, रुधे गले को समझ न सकोगे, चकाचौंध की दुनिया में। रुधे गले को समझ न सकोगे, चकाचौंध की दुनिया में। निष्ठुर होकर खो जाओ, निष्ठुर होकर खो जाओ अब गांव की उजड़ी गलियों में। निष्ठुर होकर खो जाओ अब गांव की उजड़ी गलियों में। कहीं सच जो लिख गए तो, कहीं सच जो लिख गए तो फांसी पर चढ़ जाओगे। कहीं सच जो लिख गए तो फांसी पर चढ़ जाओगे। जमानत अर्जी भरते भरते, जमानत अर्जी भरते भरते अदालत में बिक जाओगे। जाओ कलम शयन कक्ष में, तुम नहीं लिख पाओगे। जाओ कलम शयन कक्ष में, तुम नहीं को लिख पाओगे। जिन लोगों को खेद है, जिन लोगों को लगता है कि वास्तव में कोई व्यवस्था है, तो वो एक बालक, एक नादान सा दुधमुहा बालक, उस फौजी का बेटा मनीष कश्यप, उससे जाके मिल लीजिए, जेल में जाके मिल लीजिए, अदालत में उसके भरने वाले अर्जियों की फीस पता कर लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सत्य कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। मेरे बिहार, उभरो इस व्यवस्था से, उभरो, उभरने की जरूरत है। ऐसे लोगों की बात सुनो जो आपको मार्ग प्रदर्शित करते हैं। और इस तरह से एक सैनिक का बेटा, एक फौजी का बेटा आपको रास्ता दिखाने के लिए अपनी इंजीनियरिंग की हुई पढ़ाई और नौकरी को छोड़कर आता है, आप उसे भूल जाते हैं। मुझे बड़ा खेद है आपके ऊपर, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, बस मन को बहलाने के लिए गाली दे ख्याल अच्छा है। जय हिंद, वंदे मातरम।